बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार करता हूं और समय का अभाव होते हुए मैं सीधे अपने वक्तव्य पर आता हूं। जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो मैंने इसका शीर्षक दिया था प्रेम के विविध रंगों को परिभाषित करता उपन्यास। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास बारे लिखा है, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। जब मैंने अजय सिंह राणा का उपन्यास तेरा नाम इश्क पढ़ा तो मुझे यह उपन्यास प्रेमचंद के विचारों से मेल खाता प्रतीत हुआ। इस उपन्यास में साहिल और नेहा मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। पाठक इसी आशा में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूरा उपन्यास पढ़ जाता है कि सोचता है कि वे मिलेंगे भी या नहीं। मैं इसे उपन्यास की सफलता मानता हूँ। इस उपन्यास में न जाने कितनी ही उपकथाएं भी हैं जो नए नए रहस्यों का उद्घाटन करती हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए जहाँ हृदय में प्रेम रस हिलोरे लेने लगता है, वहीं देश प्रेम का जज्बा भी पैदा करता है। इसमें देश की ज्वलंत समस्याओं का भी चित्रण तो है ही, साथ में कश्मीर के हालातों पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया है। उपन्यास धार्मिक कट्टरता का आवरण ओढ़े लोगों को जनता की अदालत में खड़ा करता है। वे लोग धर्म के मर्म को समझते ही नहीं। धर्म से तात्पर्य उन सनातन मूल्यों से है जो हर मानव में मानवीय मूल्यों का संचार करते हैं। उपन्यास कश्मीर की वादियों से शुरू होता है और उन्हीं वादियों में समाप्त होता है, पर इनके बीच खूबसूरत शहर चंडीगढ़ का मनोहारी चित्रण पाठकों को अपने साथ जोड़ लेता है। समकोण प्रकार की सड़कें, उनके बीच गोल चक्कर, एक जैसी इमारतें, हरे भरे वृक्ष, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक पाठकों के दिमाग में घर बनाने लगते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ साहिल और नेहा के हृदय की उपजाऊ भूमि में प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं और वृक्ष बनने तक न जाने कितने ही झंझावात आते हैं, पर वे उस वृक्ष का बाल भी बांका नहीं कर पाते। बीच बीच में उपन्यास कश्मीर में पहुंच जाता है, जहां एक विशेष वर्ग को कश्मीर से निकल जाने को मजबूर किया जाता है। देश प्रेम में डूबे सैनिकों पर होती पत्थरबाजी, उनके पीछे उनके नापाक मंसूबों से पर्दा उठता चला जाता है। पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर यह सब क्यों? उपन्यास में केवल कश्मीर समस्या ही नहीं उठाई गई है, बल्कि 1984 के दंगों में शर्मसार हुई मानवता पर भी प्रकाश डाला है। लेखक गोधरा कांड और बाबरी मस्जिद में धर्म की आड़ में इंसानियत की उड़ी धज्जियों को भी पाठकों के समक्ष रखकर उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिमाणों के बारे में भी चिंता एवं चिंतन को बाध्य करता है। दंगों में मारे गए अपने परिजनों को याद करते हुए नेहा के दादाजी तिल तिल कैसे मरते हैं, ये इस उपन्यास में आप पढ़ेंगे। नेहा चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचती है। यहाँ भी युवा दिलों की धड़कनों में बजते प्रेम के सुरीले गीत सुनाई पड़ते हैं। उपन्यास में मुंबई का टी संस्थान, जूही चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा गुफाओं का बेहतरीन वर्णन पढ़ने को मिलता है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रेम रस की बरसात भी खूब होती है। नेहा के सफ़र में जब कहानी कानपुर पहुँचती है तो वहाँ अमीर गरीब के बीच गहरी खाई का मुख्य कारण राजनीति जान पड़ता है। दोस्ती की सच्ची परिभाषा को निस्वार्थ भाव से लिखा जा सकता है और पात्र आशीष
उस फलसफे को बड़ी शिद्दत से लिखता है। वह नेहा से सच्चा प्रेम करता है पर कहीं भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। और जब उसे पता चलता है कि नेहा तो किसी साहिल के प्रेम की दीवानी है, उनकी हर सांस पर साहिल का नाम लिखा है, तो नेहा को सच्चा दोस्त मानकर हर मुसीबत से टकराता हुआ नेहा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के इस युग में किस तरह माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोप रही हैं और उनके बच्चे उन सपनों को दुखी मन से पूरा करने में बेबस दिखाई पड़ते हैं। उनके अपने संजोए सपने कैसे दम तोड़ देते हैं। लेखक इस विषय की ओर ध्यान इसलिए दिलाना चाहता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में युवक गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक जगह इन्होंने लिखा है, जवानी की दहलीज पर सपनों का बोझ होता है और कुछ करने का बोझ। यह वह कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए हम उठाते ही चले जाते हैं। उपन्यास में यह भी दर्शाने का प्रयास हुआ है कि बच्चों को अपने माता पिता का प्यार ना मिले तो वह राह से भटक जाते हैं। उनका भयानक रूप आलिया के रूप में आप देख सकते हैं, जो कम उम्र में ही शराब के नशे में डूब जाती है। इस उपन्यास में मुस्लिम महिलाओं द्वारा लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव का डटकर विरोध करना और फिर अपनी मांग मनवाना महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करता है। और जैसे किसी का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसी प्रकार वह भी अपनी मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाकर रहती है। अजय जी इस उपन्यास में नव प्रयोग करते हुए प्रतीत होते हैं। वे उपन्यास के अध्यायों को मात्र संख्या देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वह एक ऐसा उपशीर्षक देते हैं जो उस कथ्य का प्रतिबिंब जान पड़ता है। उपन्यास में कथा की कड़ियाँ इस तरह से जुड़ती चली जाती हैं कि पाठक का मन एक अध्याय पढ़ करके दूसरा पढ़ने को लालायित हो उठता है। यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा भाव अनुरूप होते हुए बहते पानी के झरने की तरह से चलती रहती है। और अंत में कहा जा सकता है कि उपन्यास शीर्षक के अनुरूप राष्ट्र प्रेम की सरिता तो बहाता ही है, साथ में प्रेम की नई परिभाषाएं भी गढ़ता है। पहले उपन्यास की तरह ही यह उपन्यास भी साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बनाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अजय सिंह राणा को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।